गुड इवनिंग क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं एरोबिक और एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। उसी से आगे हम पढ़ेंगे एक एक करके कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का ब्रेकडाउन कैसे होगा और उससे हम एटीपी कैसे डिराइव करेंगे। राइट। तो बेसिक जैसे कहानी फिर से शुरू करते हैं कि जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सेल्स थे जिनको हमने कहा था कि एंट्रोसाइट्स में आपका क्या होता है, मोनोसेक्राइड्स एंटर करते हैं और वाया कैपिलरीज, ठीक है ना, वो एक वेन जो आपकी है, पोर्टल वेन या फिर आपकी जो लीवर की तरफ जाने वाली वेन है, उसमें एब्जॉर्ब होके आ जाते हैं और वो वेन क्या करती है, उन सारे मोनोसेक्राइड्स को आइदर यू कैन से ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रुक्टोज, ये सारे मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं आपके लीवर में आ जाते हैं थ्रू पोर्टल वेन। ठीक है। अब लीवर क्या करता है, लीवर ऑलमोस्ट 30 to 50% ऑफ द मोनोसेक्राइड्स या फिर कह लीजिए कि ग्लूकोज को क्या करता है, अपने पास रखता है। अपने पास रखता है दैट मीन अपने वर्किंग के लिए भी यूज करता है, प्लस कुछ ग्लूकोज को वो क्या करता है, स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ग्लूकोज का जो स्टोर्ड फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोजन। अच्छा, यहाँ पे कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं समझने के लिए। ग्लूकोज से रिलेटेड मैथ्स द कॉलम में भी पूछे जाते हैं। एक वर्ड होता है आपका ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस का मतलब यह है कि ग्लूकोज से बन गया, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपका ग्लूकोज से बन गया ग्लाइकोजन। तो वर्ड यूज किया जाएगा यहाँ पे ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज से जब हमने उसको स्टोर किया तो स्टोर किया इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, यही क्वेश्चन आपका यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा गया। एक और वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है कि आपका ग्लूकोज तो बना बट फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस। नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं आपके, फैट और प्रोटीन। ठीक है ना। तो फैट और प्रोटीन से क्या करते हैं, हम ग्लूकोज को जब स्टोर करते हैं, नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस को जब हम एज ऑफ ग्लूकोज स्टोर करते हैं, उसे हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। आप यहाँ पे चाहें तो इसको देख सकते हैं। ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोजेनेसिस का मतलब क्या है कि ग्लूकोज को हम स्टोर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जैसे ही सपोज करते हैं ये आपका लीवर है, ठीक है, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से आने वाली पोर्टल वेन है। पोर्टल वेन क्या करती है, लीवर में सारा मोनोसेक्राइड्स को लाके डंप कर देती है। जब मोनोसेक्राइड्स को डंप कर दिया जाता है लीवर के अंदर, तो लीवर के अंदर ग्लूट ग्लूट टू ट्रांस ग्लूट टू रिसेप्टर्स, ग्लूट टू रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ग्लूट टू रिसेप्टर्स होते हैं आपके इंसुलिन डिपेंडेंट रिसेप्टर। इसका मतलब क्या है, जब आपके पेनक्रियाज, आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल बढ़ते हैं तो पेनक्रियाज आपका एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन। और इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करना इन द सेल। तो यहाँ पे इंसुलिन इंसुलिन के आने से ग्लूट टू रिसेप्टर्स आपके क्या करते हैं, एक्टिवेट होते हैं। और आपके ग्लूट टू रिसेप्टर एक्टिवेट होने के बाद ग्लूकोज को ट्रांसफर करते हैं आपके लीवर के अंदर प्रेजेंट सेल्स के। ठीक है ना, लीवर के अंदर जो सेल्स हैं उसके अंदर ट्रांसपोर्ट कराएगा कौन, ग्लूटू रिसेप्टर्स। ग्लूटू रिसेप्टर्स क्या करेंगे, इंसुलिन से अटैच होंगे और ग्लूकोज के लिए दरवाजा खोल देंगे। जैसे ही ग्लूकोज क्या करता है, सेल्स के अंदर जाता है, तो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है ना। हमेशा याद रखना कि हम पढ़ते हैं ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है हमारा हेक्सोकाइनेस। हेक्सोकाइनेस क्या है, एक आपका ऐसा एंजाइम है जो कि कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, बट वो मसल्स में होता है। ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है लीवर के अंदर आपका ग्लूकोकाइनेस। ठीक है ना, मसल्स के अंदर ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है हेक्सोकाइनेस। बट लीवर के अंदर ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है ग्लूकोकाइनेस। ग्लूकोज बेसिकली आगे चल के मैं आपको बताऊंगा और डिटेल में कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, बट आपको सिर्फ इतना समझना है यहाँ पे कि ग्लूकोज जो है
उसके छठे मॉलिक्यूल पे फॉस्फेट ऐड कर दिया गया है ग्लूकोकाइनेज के द्वारा। तो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में। ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट आगे चल के कन्वर्ट होता है ग्लूकोज वन फॉस्फेट में। यहाँ पे जो एंजाइम होता है उसे हम कहते हैं फॉस्फो ग्लूकोम्यूटेस। ये क्या करता है, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज वन फॉस्फेट पे। अगेन पोजिशनिंग की बात कर रहा है कि सिक्स से वन फॉस्फेट पे आ गया है। ग्लूकोज वन फॉस्फेट अल्टीमेटली आपका कन्वर्ट होता है यूडीपी ग्लूकोज, यूडीपी ग्लूकोज। और यूडीपी ग्लूकोज आगे क्या करता है, मान लेते हैं ये आपका एग्जिस्टिंग ग्लाइकोजन है मसल के अंदर, तो डायरेक्ट ग्लूकोज आके चिपक नहीं जाता है ग्लाइकोजन पे। तो एग्जिस्टिंग ग्लाइकोजन पे चिपकाने के लिए ग्लूकोज वन फॉस्फेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है यूडीपी ग्लूकोज में। और ये यूडीपी ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या करता है, आपका अटैच हो जाता है एग्जिस्टिंग ग्लाइकोजन पे। तो ग्लूकोज से कन्वर्ट हुआ, ठीक है ना, ग्लाइकोजन के अंदर, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। ठीक है। बट हमें पढ़ना है एरोबिक और एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या है, ग्लाइको प्लस लिसिस। लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। हमें पढ़ना है ब्रेक डाउन। ये हमने क्या पढ़ा कि ग्लूकोज स्टोर कैसे होता है, फॉर्म कैसे हो रहा है, ठीक है ना, ग्लाइकोजन कैसे फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको बताया कि आपका 32, सॉरी 50 to 70% तो आपका जो मोनोसेक्राइड्स आए थे उनको एब्जॉर्ब कर लिया है किसने, एब्जॉर्ब कर लिया लीवर ने, रख लिया अपने पास। जो आपके 30 से लेके 50% मोनोसेक्राइड्स थे वो क्या करते हैं, वो आपके सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में चले जाते हैं। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का मतलब क्या है कि वो मोनोसेक्राइड्स अब क्या करेंगे, आपके ब्रेन में जाएंगे, आपके एडिपोज टिश्यू में जाएंगे, मसल्स में जाएंगे, जहां जहां पे आपकी बॉडी ग्लूकोज को रिक्वायर करेगी वहां पे ये अब अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि लीवर ने अपना काम काम की चीजें निकाल ली और भेज दिया है बाकी चीजों को। तो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में जैसे ही आएंगे, तो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में देखिए, आपके जो मसल्स होती हैं या फिर जो एडिपोज टिश्यू होते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये यूज करते हैं आपका ग्लूकोज ट्रांसफरेज फोर मैकेनिज्म। मतलब कि जब इंसुलिन क्या करेगा किसी सेल के पास, जैसे ब्लड के अंदर इंसुलिन आया, इंसुलिन देखेगा कि यहाँ पे ग्लूट फोर रिसेप्टर्स हैं। ग्लूट फोर रिसेप्टर्स आपके कहाँ पे होंगे, या तो मसल्स में होंगे या फिर एडिपोज टिश्यू में होंगे। बट ग्लूकोज तो क्या है, ब्रेन में भी जा रहा है। ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन में होते हैं आपके अलग तरीके के ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर्स, जैसे कि ग्लूट टू, ग्लूट वन। वहां पे इंसुलिन यूज करता है इन सारे रिसेप्टर्स को। मसल्स में यूज करता है ग्लूट फोर रिसेप्टर्स को। तो हमेशा ग्लूट फोर को ही मार्क करना है एग्जाम में कि ग्लूट फोर रिसेप्टर्स आर द रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम टू द वर्किंग मसल सेल्स। ठीक है। अब सिंपल सी बात ये समझना है कि जैसे ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर आता है, तो सबसे पहला स्टेप आपको याद रखना है कि जैसे ही कोई मॉलिक्यूल अंदर आ गया, सपोज करते हैं ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आ गया अंदर, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आओ देखेगा ना ताओ कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में। ठीक है ना, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में। क्यों कन्वर्ट हो जाएगा, क्या होता है ना, अगर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं हुआ तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्या करेगा, सेल से वापस बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना। बट अगर वो कन्वर्ट हो गया, वंस इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट, इट माइट नॉट लीव द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। तो जैसे ही इंसुलिन की मदद से ग्लूकोज सेल के अंदर आता है, हम यहाँ पे बात करेंगे स्केलेटल मसल्स के अंदर आपका ग्लूकोज आ गया, तो स्केलेटल मसल्स में जैसे ही साइटोप्लाज्म में आएगा ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में। अब बात करते हैं डीप में आपके ग्लाइकोलिसिस के बारे में। ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस आपका दो तरीके का होता है। किसी बुक में आप कहेंगे कि वो स्लो है, किसी बुक में कहेंगे कि वो एनारोबिक है या फिर एरोबिक है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट हम कहते हैं कि जो आपका एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस है वो होता है आपका फास्ट ब्रेक डाउन ऑफ व्हाट, ग्लूकोज। और यू कैन से इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है नहीं, फिर भी आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के बिना जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो हम कहते हैं कि आपको विदाउट ऑक्सीजन एटीपी मिल गया, इसलिए इसको हम कहते हैं फास्ट एनर्जी सिस्टम। एरोबिक का मतलब क्या है, स्लो, मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन होगी और यहाँ पे एटीपी जो मिलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मिलेंगे, और यहाँ पे आपका CO2 यूज होगा और CO2 प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना। तो एरोबिक और एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस कैन बी सेड एज फास्ट ग्लाइकोलाइसिस और
स्लो ग्लाइकोलाइसिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना। अब इतनी सी बात आपको समझनी है, जैसे ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यहाँ आ गया तो वो बन गया है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अगर वो साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन हो रहा है तब मैं उसको कहूंगा एनारोबिक ब्रेक डाउन। और वो जब एक ऐसी फॉर्म में आ जाए जहां पे वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ब्रेक डाउन होने लग जाए तो उसे मैं कहूंगा एरोबिक ब्रेक डाउन। ठीक है ना। एरोबिक ब्रेक डाउन को मैं हमेशा रेफर करूंगा कि वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ब्रेक डाउन हो रहा है, और एनारोबिक को मैं रेफर करूंगा कि वो साइटोप्लाज्म में जाके ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है। बात करते हैं कि भैया ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एक्चुअल में एक एनर्जी, कितनी एनर्जी देता है। तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का वेट होता है 180 ग्राम पर मोल। ठीक है। और जो एनर्जी हमें मिलती है उसको आप ऐसे समझ लीजिए कि एक मोल ऑफ ग्लूकोज देता है 686 किलो कैलोरी। ठीक है ना। 686 किलो कैलोरी देता है एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। अगर आप इसको ऐसे समझें कि एक एटीपी में हमें कितनी एनर्जी मिलती है, एक एटीपी में हमें एनर्जी मिलती है 7.3 किलो कैलोरी पर मोल, या फिर आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 30 किलो जूल पर मोल। ठीक है। तो सिंपल सिंपल सा अगर हम यहाँ पे गणित समझेंगे कि ऑलमोस्ट एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिली 686 कैलोरीज। एक एटीपी एटीपी बेसिकली क्या है आपका, एटीपी है आपकी एनर्जी करेंसी। एटीपी क्या है आपकी एनर्जी करेंसी। मतलब एटीपी क्या होता है, बेसिकली आपका एक नाइट्रोजन बेस होता है, जैसे कि आपका डीएनए आरएनए में होता है, उसके ऊपर राइबोस कॉम्प्लेक्स लगा होता है, और उसके ऊपर आपके 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल एडेड होते हैं। ये फॉस्फेट के मॉलिक्यूल जब अपना बॉन्ड तोड़ते हैं तो वो 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी देते हैं। ठीक है। कमिंग बैक, एक मोल ऑफ ग्लूकोज ने दिया 686 कैलोरी, एक मोल ऑफ एटीपी दे रहा है 7.3 किलो कैलोरी। तो मुझे ये रफली पता लग जाएगा कि एक मोल ऑफ ग्लूकोज से टोटल कितनी एटीपी मुझे मिल सकती है। तो मैं क्या करता हूँ, 686 को डिवाइड कर देता हूँ 7.3 किलो कैलोरी से। देन आई गॉट 94 एटीपी। दैट मीन अगर मैं पूरे एक मोल ऑफ ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता हूँ तो रफली मेरे पास 94 एटीपीज मिलने चाहिए। बट होता क्या है कि एटीपी आपका कंप्लीट एनर्जी नहीं दे पाता है। सॉरी, आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं करता है, या फिर इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि कुछ एनर्जी इस पूरे प्रोसेस में लॉस्ट हो जाती है। और 94 एटीपी की जगह हम थ्योरेटिकली तो कहेंगे कि 94 मिल रहे हैं, बट कुछ एनर्जी जो होती है वो लॉस्ट हो जाती है पूरे प्रोसेस में, क्योंकि एंट्रोपी कंप्लीट नहीं है। तो हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट जो 686 है इसका 38% ही हम एनर्जी कंज्यूम कर पाते हैं। बाकी जो एनर्जी है वो यूटिलाइज हो जाती है। यूटिलाइज मतलब ट्रांसफर करने में, रिएक्शन आने में, कैटलिस्ट को यूटिलाइज करने में, उसमें यूटिलाइज हो जाती है। ऑलमोस्ट हम 38% ही इस्तेमाल कर पाते हैं ग्लूकोज के एक्चुअल एटीपीज को। ठीक है ना। अगर मैं कहूं 686 का 38% कितना हो गया, 263 किलो कैलोरी। और इस 263 किलो कैलोरी को ही यूटिलाइज कर पा रहा हूं मैं आउट ऑफ 686। दैट मीन ओनली 38% इज यूटिलाइज बाय माय बॉडी। ठीक है ना। रेस्ट कहीं ना कहीं यूज कर ले रहे हैं हम उस प्रोसेस को चलाने में। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मैं 263 को डिवाइड करता हूं 7.3 किलो कैलोरी से, आई गॉट ऑलमोस्ट 36 टू 38 एटीपीज। दैट मीन एक मोल ऑफ ग्लूकोज आपको 36 टू 38 एटीपीज देता है रफली इन रियल कंडीशंस। ठीक है ना। आप इसको 32 भी पढ़ेंगे कि कहीं पे 40 भी पढ़ेंगे, तो डिपेंडिंग अपॉन न्यू एंड ओल्ड लिटरेचर, ओल्ड लिटरेचर कुछ और कहेगा, न्यू लिटरेचर कुछ और कहेगा। बस सिर्फ इतना याद रखना है कि ये लिटरेचर जब बात करते हैं कि 38 है 32 है, वो बात कर रहे होते हैं कि एनर्जी कितनी लॉस्ट हो गई है उस पूरे प्रोसेस में। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं आपके ईएम अच्छा, ईएमपी पाथवे पे आने से पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो आपका एटीपी होता है, आपको यहाँ पे एक बेसिक सी चीज मैं यहाँ समझाना ये चाहता हूँ कि जो बच्चों आपका एटीपी होता है उसका जो फॉर्मेशन होता है, जो उसका फॉर्मेशन होगा, आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपकी बॉडी में एटीपी बन रहा है तो वो दो तरीके से बन सकता है। एक तरीका है आपका कि आपका जो एटीपी है एडीपी प्लस पीआई में ब्रेक डाउन हुआ। इस एडीपी प्लस पीआई को कहीं बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है और वापस ये रिसिंथेसाइज हो जाता है एटीपी में। आपने एटीपी पीसी सिस्टम पढ़ा होगा उसको, फॉस्फेट प्लस क्रेटीन के स्प्लिट होने से
जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी को यूटिलाइज करता है एटीपी रीसिंथेसिस करने में। तो एटीपी जब आपका रीसिंथेसिस होता है, कैसे? बिना किसी ऑक्सीजन की मदद से, या फिर सिर्फ फॉस्फेट या फिर किसी और की एनर्जी से, तो उसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरलाइजेशन। मतलब मेरा एटीपी रीसिंथेसिस हुआ, मतलब रीसिंथेसिस का मतलब क्या है? यहां तो हो गया ब्रेकडाउन, और यहां हो गया वापस एटीपी बन गया किसी और फॉस्फेट के मॉलिक्यूल की मदद से। कैसे किसी और फॉस्फेट के मॉलिक्यूल की मदद से? कैसे? ये जो फॉस्फेट का मॉलिक्यूल यहाँ ब्रेकडाउन हुआ था, इस फॉस्फेट के मॉलिक्यूल को एनर्जी मिली कहाँ से? फॉस्फोक्रेटीन से, और वो वापस जाके अपना बॉन्ड बना लेता है। इसे हम कहते हैं रीसिंथेसिस। तो जब विदाउट ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, एटीपी को रीसिंथेसिस कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल। एक होता है आपका ऑक्सीडेटिव लेवल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है ना? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या होगा कि एडीपी और पीआई को वापस रीसिंथेसाइज किया जाएगा एटीपी के अंदर। बट यहां पे हमें मदद लगेगी किसकी? हमें मदद लगेगी ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन की किसकी? ऑक्सीडेशन की, जैसे कि आपको आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बेसिकली क्या होगा? कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के जाएंगे, और वहां से उस इलेक्ट्रॉन की मदद से एक हाइड्रोजन ग्रेडियंट बनेगा, और वो ग्रेडियंट आपका वापस एडीपी और पीआई को जोड़ के एटीपी बनाएगा। दैट मीन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब कि यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से एटीपी बनाया, मतलब कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन करके। और यहां पे हमने क्या किया? इस फॉस्फेट के मॉलिक्यूल को ऐड किया एटीपी एडीपी के साथ, यूजिंग सम अदर्स एनर्जी जो कि स्प्लिट हुई थी आपके सेल में। मान लेते हैं फॉस्फोक्रेटिन ब्रेकडाउन हुआ, वहां से जो एनर्जी मिली उसने इसको वापस रीसिंथेसाइज कराया। ठीक है, ये था कुछ आपका एटीपी के बारे में। बात करते हैं कि अब आपका एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है। तो एरोबिक एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस मैंने आपको बता दिया स्लो एंड फास्ट है। जब आपका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म में होगा, तो उसे मैं कहूंगा एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। अच्छा, एरोबिक एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस जो होता है, इसको हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ईएमपी पाथवे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तीन साइंटिस्ट ने मिलकर डिस्कवर किया था, एमडेन, मायरॉफ एंड फ्रांस पाथवे। क्योंकि इन्हीं तीन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था कि एरोबिक और एनारोबिक ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है, एटीपी कैसे मिल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, शुरू करते हैं कि ग्लूकोज जब आपका, मैंने बताया, सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंटर करता है, तो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, हेक्सोकाइनेस। हेक्सोकाइनेस कहाँ? मसल्स में। ग्लूकोकाइनेस कहाँ? लीवर में। ठीक है ना? जब ग्लूकोज को एक एटीपी की एनर्जी मिलती है, तो वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। दैट मीन वन फॉस्फेट मॉलिक्यूल इज एडेड टू द सिक्स्थ कार्बन एटम ऑफ ग्लूकोज। अगर सिंपल सा इसको ऐसे समझे, 1 2 3 4 5 6, छठे मॉलिक्यूल पे आके फॉस्फेट ऐड हो गया। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है, मसल्स के अंदर ऑलरेडी क्या होता है, आपका ग्लाइकोजन स्टोर होता है, और ग्लाइकोजन से ही हम डायरेक्ट क्या करते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना लेते हैं। ग्लाइकोजन क्या करता है? ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है आपका ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट आपका कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। जो मैंने आपको ग्लाइकोजेनेसिस जब करवाया था, तब यही स्टेप बताया था कि आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ था ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ था यूडीपी ग्लूकोज में, और यूडीपी ग्लूकोज क्या करता है, एग्जिस्टिंग ग्लाइकोजन मसल्स के साथ ऐड होता है। रिवर्स कर देंगे तो ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन से बना ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। दैट मीन अगर मैं ब्रेकडाउन को देखूंगा इस डायमेंशन से, कि ग्लाइकोजन से ब्रेकडाउन होना शुरू किया, तो यहाँ पे आपका एक एटीपी मैं कम देखूंगा, और यहां से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, तो मैं एक एटीपी ऐड करके चलूंगा नेट प्रोडक्शन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। हालांकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में अंतर नहीं होता है, बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं।
मतलब सिर्फ पोजिशनल चेंज हो जाता है ग्लूकोज का अपसाइड डाउन, देन इट इज कॉल्ड एज ग्लूकोज टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जब कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट या बाइफॉस्फेट में, तब यहाँ पे अगेन आपकी एक एटीपी कंज्यूम हो जाती है। दैट मीन ग्लूकोज से फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट बनने में 2 एटीपी तो आपकी कंज्यूम हो चुकी है, प्रोडक्शन तो कुछ किया ही नहीं हमने। ठीक है ना। अगर ग्लाइकोजन के केस से मैं बात करूंगा, तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि ग्लाइकोजन जब कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में, तब आपका सिर्फ एक एटीपी कंज्यूम हो रहा है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट आपका यहां से शुरू हो रहा है वो। अच्छा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में, और इस एंजाइम को कहा जाता है रेट लिमिटिंग एंजाइम। क्या कहा जाता है? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को कहा जाता है रेट लिमिटिंग एंजाइम। क्यों रेट लिमिटिंग? रेट लिमिटिंग का मतलब क्या है? किसी भी प्रोसेस की गति को तेज और धीमा करने वाला। इसका मतलब क्या है? फ्रुक्टोज काइनेज, ये फॉस्फोफ्रुक्टोज काइनेज क्या करता है? ये देखता रहता है, ये सेंस करता है कि यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम एक्टिवेटेड हैं। अगर फ्रुक्टोज फॉस्फोफ्रुक्टोज काइनेज देखता है कि एडीपी या फिर एएमपी की वैल्यूज बहुत ज्यादा हैं, तो ये क्या करेगा? इस पूरे प्रोसेस को आगे बहुत फास्ट कर देगा। दैट मीन इसको रेट लिमिटिंग एंजाइम क्यों कहते हैं? क्योंकि फॉस्फोफ्रुक्टोज काइनेज आपका एडीपी और एएमपी की अवेलेबिलिटी देखता है, और उस अवेलेबिलिटी को देख के इसको फास्ट और स्लो कर रहा है। दूसरी चीज, अगर सपोज करो मैं कहता हूं कि बॉडी के अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एटीपी अवेलेबल है, ठीक है ना, या फिर मैं कह देता हूँ मेरी बॉडी क्या कर रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, या फिर ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा हो रहा है मेरी बॉडी के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या करेगा? स्लो कर देगा या फिर यहाँ पे फास्ट कर देगा। तो फॉस्फोफ्रुक्टोज काइनेज को रेट लिमिटिंग एंजाइम क्यों कहते हैं? बिकॉज इट सीज द अवेलेबिलिटी ऑफ सच एंजाइम्स, जिसकी मदद से वो क्या करता है? डिसीजन लेता है कि फास्ट करना है या फिर स्लो करना है। ठीक है। फॉस्फोफ्रुक्टोज काइनेज की मदद से कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट में, और फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है आपका ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। बेसिकली होता क्या है? फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, ये दो जगह कन्वर्ट होता है। ठीक है ना। एक क्या है आपका? ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और यहाँ पे भी ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का आइसोमर बनता है, इसीलिए इसको एक ही जगह लिख दिया है, 2 इंटू ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 का मतलब क्या है? दो एंजाइम है दोनों तरफ, दैट मीन फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में 3 मॉलिक्यूल यहां चले गए हैं और 3 मॉलिक्यूल यहां चले गए हैं। ठीक है ना। या फिर मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 मॉलिक्यूल। ठीक है। अच्छा, फ्रुक्टोज से कन्वर्ट होके टू ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना, और 2 ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जब कन्वर्ट होता है 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट में, यहाँ पे आपका एक एंजाइम है। बेसिकली आपकी सेल के अंदर दो एंजाइम रहते हैं। एक एंजाइम होता है आपका जो विटामिन B3 से बनता है, जो कि आपका क्या है? नेसिन है। नेसिन से बनता है आपका NAD। ठीक है। और आपका विटामिन बी टू क्या है आपका? रिबोफ्लाविन। रिबोफ्लाविन से बनता है आपका FAD। ये दोनों क्या है? ये दोनों हैं रिक्शा वाले, या फिर आप कह लीजिए इनको, ये ऐसे हैं कि इनका काम है किसी भी चीज को कैच करना है। क्या कैच करना है? बेसिकली ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों करते हैं रिडक्शन का काम। रिडक्शन का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में? जब NAD एक रिएक्शन को होते हुए देखता है, कौन से रिएक्शन को होते हुए देख रहा है यहाँ पे? रिएक्शन है आपका ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है आपका 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट में। इस प्रोसेस में क्या होता है आपका? NAD को यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, प्लस एक हाइड्रोजन आयन मिलता है। तो ये क्या करता है? इसको रिडक्शन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो NAD प्लस को 2 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन मिल गए, तो ये क्या करता है? रिड्यूस हो जाता है, बन जाता है NADH प्लस।
ठीक है ना। तो NADH प्लस क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया, हाइड्रोजन आयन को ले लिया और रिड्यूस हो गया और बन गया NADH प्लस। NADH प्लस क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये कहीं से भी इलेक्ट्रॉन को लेगा, मतलब सेल में किसी भी कोने में इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये अपने पास इसको रिड्यूस करेगा और इसको लेके जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। मतलब कबाड़ी वाला क्या करता है, कहीं पे भी उसको बोतल मिल जाए तो वो मेन कबाड़ी वाले के पास जाके उसको बेच देता है। तो NAD भी क्या करते हैं, कहीं पे भी उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, हाइड्रोजन आयन मिलेगा, तो क्या करेगा, लेके जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में आप देखिएगा कि एक NAD तो आपका यहाँ पे रिड्यूस हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या मिला आपको, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट। 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में और आपको यहाँ पे ATP मिलता है। अगर यहाँ पे दो है तो दैट मीन आपको दो ATP मिलेंगे, क्योंकि इंटू टू चल रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये आपका इंटू टू है। ठीक है। 3-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है आपको फॉस्फो 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। 2-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट में। फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। अगेन आपको यहाँ पे दो एटीपी मिलते हैं। तो नेट आपको यहाँ पे कितने एटीपी मिल गए हैं, नेट आपको 4 ATP मिल गए हैं। बट आपने क्या किया था, दो एटीपी, एक एटीपी यहाँ पे, एक एटीपी यहाँ पे। ग्लूकोज के केस में आपने क्या किया था, दो एटीपी आपने लॉस कर दिए थे। अगर मैं बात करूंगा ग्लाइकोजन के केस में, तो एक एटीपी लॉस हुआ था। ठीक है। और क्या मिल गया आपको, यहाँ पे आपको दो NAD के मॉलिक्यूल रिड्यूस हो गए हैं NADH में। ठीक है। तो ये आपका क्या है, एनारोबिक पाथवे, EMP एनारोबिक पाथवे का आपका बाय प्रोडक्ट है कि आपको क्या क्या चीजें मिल गई हैं। ग्लूकोज का केस अलग है, ग्लाइकोजन का केस अलग है। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि बेसिकली क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी एनारोबिक बनी रहेगी, दैट मीन आपकी बॉडी विदाउट ऑक्सीजन कितनी देर तक काम कर लेगी। मतलब आप 100 मीटर स्प्रिंट कितनी देर, मतलब 100 मीटर स्प्रिंट को कितना एक्सटेंड कर सकते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे आपकी बॉडी क्या करेगी, या तो हार मान जाएगी या फिर अपना एनारोबिक फेज को कन्वर्ट कर देगी किसमें, एरोबिक फेज में। जब आपकी बॉडी एनएरोबिक से एरोबिक में कन्वर्ट हो जाती है, तब उसको हम कहते हैं पॉस्चर इफेक्ट। पॉस्चर इफेक्ट का मतलब क्या है कि बॉडी एनारोबिक से एरोबिक होगी, दैट मीन आपका जो पायरुवेट था, पायरुवेट क्या था, एंड प्रोडक्ट था। क्या था आपका, पायरुवेट एंड प्रोडक्ट था यहाँ पे। अगर ये एंड प्रोडक्ट आपका माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया, दैट मीन एनारोबिक लिमिटेशंस आ गई हैं और बॉडी अब एरोबिक की तरफ जा रही है। बट बॉडी क्या करती है, कुछ देर तक पायरुवेट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, रिड्यूस होने का देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाए, क्योंकि मान लो रिएक्शन चल रही है कहीं दूर, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में पायरुवेट पायरुवेट क्या करता है, रिड्यूस हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। और मतलब कहने का क्या है कि जो आपका पायरुवेट बना था, वो NAD प्लस यहाँ पे दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल बने थे। पायरुवेट के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, अगेन अपना हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन आयन को रिड्यूस कर देते हैं और क्या बना देते हैं, लैक्टिक एसिड बना देते हैं। तो आपको बेसिक सी चीज अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं ये बताऊं कि जो आपका पायरुवेट है और लैक्टिक एसिड है, कि दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। जो आपका पायरुवेट है वो क्या है, C3H4O3। ठीक है ना। इसमें क्या है, इसमें है आपका कार्बोक्सिल ग्रुप प्लस एक कीटोन ग्रुप। जब मैं बात करता हूं किसकी, लैक्टिक एसिड की, तो लैक्टिक एसिड क्या है, लैक्टिक एसिड क्या है, एक आपका वीक एसिड है। क्या है ये, आपका एक वीक एसिड है जिसका पीएच क्या है आपका, ऑलमोस्ट 4 से 5 के आसपास का पीएच है। और ये होता है C3H6O3। दैट मीन यहाँ पे आपको दो हाइड्रोजन आयंस का गेन हुआ है, रिडक्शन हुआ है, और ये बन गया आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है इसके अंदर। और एक है यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है ना, कार्बोक्सिल ग्रुप है प्लस हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है। तो जब भी आपका पायरुवेट कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड के अंदर, तो ऑलमोस्ट आपको दो NAD भी मिलते हैं, प्लस जो आपका पायरुवेट है वो अब कन्वर्ट हो गया है लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड क्या है, एक वीक एसिड है। बॉडी के अंदर कभी भी एसिड ट्रेवल नहीं करेगा।
तो एसिड को क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। लैक्टिक एसिड क्या करेगा, लैक्टिक एसिड जैसे ही मेम्ब्रेन से बाहर निकलेगा, उसको एसिड की फॉर्म में ट्रैवल नहीं करवाया जाएगा, तो एसिड की फॉर्म में ट्रैवल कराने की बजाय लैक्टिक एसिड क्या करता है, वाटर के साथ डिसोसिएट होता है। दैट मीन लैक्टिक एसिड एक वीक एसिड है जो कि वाटर के साथ डिसोसिएट होता है, और उसको सॉल्ट में कन्वर्ट किया जाता है। सॉल्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, या तो उसको सोडियम मिल जाएगा, सोडियम और वाटर के साथ वो डिसोसिएट होएगा और बनाएगा सोडियम लैक्टेट। लैक्टेट क्या है, सोडियम लैक्टेट इज अ सॉल्ट। या फिर वाटर के साथ डिसोसिएट होएगा और यहां पे उसे मिलेगा पोटेशियम, तो वो बनाएगा पोटेशियम लैक्टेट। पोटेशियम लैक्टेट क्या है और सोडियम लैक्टेट क्या है, दीज आर नथिंग बट द सॉल्ट्स ऑफ लैक्टिक एसिड। ठीक है, क्यों, क्योंकि ब्लड के अंदर एसिड ट्रैवल नहीं करता है, ट्रैवल करता है आपके सॉल्ट्स। सॉल्ट्स जैसे कि मेम्ब्रेन में, जैसे कि सपोज करते हैं कि इस मसल फाइबर में क्या हो गया, लैक्टेट बन गया, ये बगल में एक और आपका मसल फाइबर है, तो लैक्टेट क्या करता है, ट्रैवल करता है एमसीटी शटल्स के थ्रू। मोनोकार्बोक्सिलेट ट्रांसपोर्ट शटल्स क्या करती हैं, लैक्टेट को ट्रांसफर करती है एक फाइबर से दूसरे फाइबर में, दूसरे से तीसरे फाइबर में, और एंड में ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, उसको लेके जाती हैं कहाँ पे, लीवर में। लीवर में आपको पता ही है, लीवर में खुद का एक सर्कुलेशन है, उसको खुद बहुत सारा ऑक्सीजन मिलता है, प्लस वहां पे बहुत सारा क्या है, ग्लूकोज पहले से ही अवेलेबल है। तो लैक्टेट क्या करता है, वहां पे वापस जाके क्या करता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो लैक्टेट क्या है, इट कैन बी अ सोर्स ऑफ एनर्जी। वाई, बिकॉज उसको वापस कन्वर्ट कर दिया जाता है, वापस उसमें एटीपी यूज करी जाती है उसको वापस ग्लूकोज बनाने के लिए, और वो कहाँ होता है, लीवर में होता है, और उसको कहते हैं हम द कोरी साइकिल। ठीक है, बट अगर आपका पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के बहुत पास था, तो पायरुवेट क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंट्री लेता है। पायरुवेट बेसिकली क्या करता है, जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, तो वहां पे उसको एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होता है, वो क्या करेगा, पायरुवेट को एंट्री देगा, या फिर आप मान लीजिए उसको किडनैप करेगा, और पायरुवेट को एंट्री करवाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट सीधा ही नहीं घुस जाता है। आ रही बात समझ में, पायरुवेट डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया में सीधा नहीं घुसता है। होता क्या है कि जो आपके पायरुवेट मॉलिक्यूल्स का सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है आपका डी कार्बो कार्बोक्सिलेशन। मतलब जो आपका C3H4O3, ठीक है ना, ये आपका क्या है, पायरुवेट है। ये पायरुवेट के साथ क्या किया जाता है, इसका CO2 हटाया जाता है। दैट मीन सबसे पहले एक कार्बन एटम हटाया जाता है। तो जब आप पायरुवेट में से एक कार्बन एटम हटाते हैं इन द फॉर्म ऑफ CO2, क्योंकि मैंने क्या बताया, माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारा ऑक्सीजन है, तो C3C2 बनता है, तो उसके लिए क्या है, एक CO2 का मॉलिक्यूल निकलता है बदले में। और जब आपके दो कार्बन एटम होते हैं, तो दो कार्बन एटम के ग्रुप को हम कहते हैं हमेशा एसिटाइल। क्या कहते हैं, एसिटाइल। एसिटाइल का मतलब क्या है, दो कार्बन। ठीक है, तो एक कार्बन निकल गया CO2 की फॉर्म में, तो ये बन गया आपका, क्या बन गया यहाँ पे, एसिटाइल। ठीक है ना। जैसे ही सपोज करते हैं कि आपका पायरुवेट क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है, तो सबसे पहले आपका एक CO2 का मॉलिक्यूल बाहर जाता है, और यहाँ पे आपका एसिटाइल बन जाता है। अब इस एसिटाइल को क्या किया जाता है, यहाँ पे उसको एक एंजाइम मिलता है। एक एंजाइम का नाम क्या है, कोएंजाइम ए। ये कोएंजाइम क्या होता है, कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला एक एंजाइम है, और वो एसिटाइल के साथ रिएक्ट करके बनाता है एसिटाइल को ए। क्या बनाता है, एसिटाइल को ए। बट ये कोएंजाइम ए आया कहां से, ये कोएंजाइम ए बेसिकली क्या है, तीन आपके ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कोएंजाइम ए बनाते हैं। एक होता है एडीपी, ठीक है ना, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। ठीक है ना, एक होता है आपका विटामिन B5, और एक होता है आपका सिस्टेमीन। क्या होता है, सिस्टेमीन। ठीक है ना।
देखो, एडीपी प्लस विटामिन बी 5, पेंटाथोनिक एसिड प्लस हिस्टामिन, ये तीनों जब माइटोकॉन्ड्रिया में ऐड अप हो जाते हैं तो वो बनाते हैं कोएंजाइम ए। तो आपने हमेशा सुना होगा कि अगर आपको वेट लॉस करना है या फिर वेट रेगुलेटिंग विटामिन कौन सा है, तो पढ़ाया जाता है कि विटामिन बी 5। विटामिन बी 5 आपका वेट रेगुलेट करता है। कैसे करता है? क्योंकि वो कोएंजाइम ए की फॉर्म में एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस कराता है, फैट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, इसीलिए विटामिन बी 5 इज कंसिडर्ड एज वेट लॉस या वेट रेगुलेटिंग विटामिन। तो पायरुवेट का डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, एक कार्बन एटम इन द फॉर्म ऑफ CO2 निकल गया, रह क्या गया आपका एसिटाइल प्लस कोएंजाइम ए उसको मिल गया। अब एसिटाइल को ए बेसिकली क्या है? ये एक एंट्री पॉइंट, मतलब कि एक आपको गेट पास मिल गया है कोएंजाइम ए की फॉर्म में एसिटाइल को, कि वो क्रेब साइकिल में एंटर करेगा। दैट मीन अगर ये क्रेब साइकिल चल रही होगी तो एसिटाइल क्या करेगा, यहाँ पे एसिटाइल को तो उतार दिया जाएगा और कोएंजाइम ए वापस चला जाएगा नए एसिटाइल को लाने के लिए। दैट मीन दो कार्बन एटम्स को कोएंजाइम ए अपने साथ लाता है, क्रेब साइकिल में एंट्री करवाता है और वापस चला जाता है। ठीक है। तो एसिटाइल कोए बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आया एसिटाइल कोए, एसिटाइल कोए ने एसिटाइल को एंट्री करवा दी क्रेब साइकिल में, और कोएंजाइम ए वापस चला गया आउटर मेम्ब्रेन पे। यहाँ पे एसिटाइल को पीछे से आने वाला एक सब्सटेंस मिलता है, या फिर एक एंजाइम, या फिर आप कह लीजिए प्रोडक्ट मिलता है, जिसको हम कहते हैं ऑक्जेलो एसीटेट। ऑक्जेलो एसीटेट क्या करता है, जैसे कि एसिटाइल से मुलाकात करेगा। तो एसिटाइल के पास थे दो कार्बन एटम, ऑक्जेलो एसीटेट के पास है चार कार्बन एटम, तो 2 + 4 बन जाते हैं आपके 6, और 6 कार्बन एटम वाला होता है आपका सिट्रिक एसिड। इसीलिए इसको हम कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल, क्योंकि 6 कार्बन एटम से ये साइकिल शुरू होती है। सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहा जाता है? क्योंकि 6 कार्बन एटम है। क्रेब साइकिल किस लिए कहा जाता है? क्योंकि डॉक्टर हेंस क्रेब ने इसको डिस्कवर किया था 1953 में। कार्बोक्सिलिक साइकिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कार्बोक्सिल ग्रुप को ही ऑक्सीडाइज कर रही होती है। ठीक है। सिट्रिक एसिड कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रिक एसिड में, आइसोसिट्रिक एसिड कन्वर्ट होता है अल्फा कीटो ग्लोरिक एसिड एसिड में। तो बेसिकली होता क्या है, जब आइसोसिट्रिक एसिड से अल्फा कीटो ग्लोरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तब आपका एक CO2 निकलता है, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, जो कि NAD की नजर में आते हैं, इसको ले जाता है और रिड्यूस होके बन जाता है NADH। ठीक है ना? NADH क्या हो गया आपका? निकोटीन अमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है ना? और FADH क्या हो गया आपका? फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है। तो आइसोसिट्रिक एसिड कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लोइक एसिड में, अल्फा कीटोग्लोइक एसिड कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोए में। सक्सिनाइल कोए जब ये कन्वर्जन होता है, अगेन आपको यहाँ पे एक NADH मिलता है। ये बात कर रहा हूं मैं एक पायरुवेट मॉलिक्यूल की। अगर मैं कहूंगा दो पायरुवेट मॉलिक्यूल की, तो क्या होगा आपका? यहाँ पे मैं कहूंगा कि दो NADH मिले, दो NADH मिले। ठीक है ना? सक्सेनाइल कोए कन्वर्ट होता है सक्सेनेट में, सक्सेनेट जब कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे आपको एक ATP मिलता है। सक्सेनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमारेट में, फिर यहाँ पे आपको FADH2 मिलता है। फ्यूमारेट कन्वर्ट होता है मालेट में, मालेट जब कन्वर्ट होता है ऑक्सैलोएसीटेट में, फिर आपको एक NADH मिलता है। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जब आपका एक पायरुवेट का मॉलिक्यूल जब एंटर करता है, तब आपको 3 NADH और एक FADH और एक ATP मिलती है। अगर मैं इसको पूरे, मतलब मैंने आपको बताया था ना कि ग्लूकोज आपका दो हिस्सों में टूटता है, तो आपके लास्ट में दो पायरुवेट बनते हैं। तो इसको अगर मैं × 2 कर दूं, तो एक क्रैब साइकिल के अंदर 6 NADH, दो FADH और दो ATP बनते हैं। ये होता है आपका नेट प्रोडक्शन फ्रॉम व्हाट? क्रेब साइकिल। ठीक है। इनकी कैलकुलेशन मैं लास्ट में करवा भी दूंगा, बट आपको बस याद रखना है। अब होता क्या है कि जो मैं आपको बता रहा हूं कि NADH क्या कर रहा है? NADH अपने साथ इलेक्ट्रॉन और दो हाइड्रोजन आयंस को अपने साथ लेके घूम रहा है, दो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयंस को अपने साथ लेके घूम रहा है। सेम FADH भी क्या कर रहा है? FADH भी क्या कर रहा है? दो इलेक्ट्रॉन
और हाइड्रोजन आयंस को अपने साथ लेके घूम रहा है। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि एक होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, मतलब एटीपी बना विदाउट ऑक्सीडेशन। एक होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जहां पे ऑक्सीडेशन की मदद से एटीपी बनेगा। ठीक है ना, उसको समझते कैसे। तो सबसे पहले आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को समझना है हमें यहाँ पे। तो ये देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इस माइटोकॉन्ड्रिया का इस एरिया को मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की ये क्या है, आपकी मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये है आपकी आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स क्या है, कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एम्बेडेड है, मतलब लगे हुए हैं। जैसे हलवे के अंदर काजू डले रहते हैं, ऐसे ही इनर मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एडेड है। तो जो ये पहला प्रोटीन है, इसका नाम होता है NADH डिहाइड्रोजिनेस। क्या नाम है? NADH डिहाइड्रोजिनेस। मतलब ये क्या करता है, ये NAD से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दूसरे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के बाद भेजेगा, और बदले में हाइड्रोजन आयंस को भेज देगा बाहर। दैट मीन इलेक्ट्रॉन्स को यूज किया जाता है एक प्रोटीन से दूसरे प्रोटीन की तरफ भेजने में, बदले में हाइड्रोजन आयंस को ट्रांसफर कर दिया जाता है इनर टू आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ठीक है। जैसे कि आप यहां पे देखेंगे, NADH डिहाइड्रोजनेस क्या करता है, यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन को आगे भेजेगा और बदले में एक हाइड्रोजन आयन को बाहर भेज देगा। अब एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन से मदद कैसे करता है, यहां पे होते हैं आपके बायोकैरियर्स। बायोकैरियर पहला क्या है, मतलब प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 1 और 2, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेगा, पहला कौन सा है, यूबिक्विनोन। ठीक है, यूबिक्विनोन क्या करता है, NADH डिहाइड्रोजनेज से क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, यहां पे लाके दे देगा इलेक्ट्रॉन। ये भी क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को लेगा और बदले में हाइड्रोजन आयन यहां से यहां निकाल देगा। यहां से साइटोक्रोम BC1, ये जो दूसरा आपका प्रोटीन है, अगेन ये क्या करेगा, यहां से अगले प्रोटीन को भेजेगा क्या, इलेक्ट्रॉन, किसके थ्रू, साइटोक्रोम C के थ्रू। और यहाँ पे जो प्रोटीन है उसका नाम क्या है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज क्या करता है, यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा करता है और यहाँ पे बहुत सारा हाइड्रोजन बाहर निकालता है, और इलेक्ट्रॉन्स की मदद से यहाँ पे CO2 बना के अंदर भेज देता है। तो इन द एंड आपको सिर्फ ये समझना है कि कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, कुछ बायोकैरियर्स हैं, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को ट्रांसफर करना है इलेक्ट्रॉन, किसकी मदद से, बायोकैरियर्स की मदद से। बदले में हाइड्रोजन आयंस बाहर निकलेंगे। होता क्या है एंड में, हाइड्रोजन आयंस क्या होते हैं, बहुत सारे बाहर इकट्ठे होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे लास्ट में जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स लगा होता है, वो प्रोटीन है आपका ATP सिंथेस। ATP सिंथेस का काम क्या है बच्चों, यहां से जो हाइड्रोजन आयंस जब बाहर निकलते हैं, तो ये ग्रेडियंट बनाते हैं, एक ताकत रखते हैं अपने पास। ATP सिंथेस क्या करता है, इस हाइड्रोजन ग्रेडियंट की मदद से ये क्या करता है, बाहर घूमने वाले ADP और PI को जोड़ता है और बना देता है ATP। दैट मीन जो आपके NADH हैं और FADH हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, ये क्या करते हैं, ATP बनाने में मदद करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है, एक सीरीज ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो कि बायो कैरियर्स के थ्रू कम्युनिकेट करती है। विद ईच ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन आयन बाहर निकाला जाता है। हाइड्रोजन आयन क्या करता है, एक ग्रेडियंट बनाता है और ATP सिंथेस को बोलता है कि आप ADP और PI को जोड़ के वापस ATP को अंदर भेज दीजिए। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब बात करते हैं कि हो क्या रहा था, कि NADH FADH भी एनर्जी दे रहे हैं। जब NADH FADH एनर्जी दे रहे हैं, तो टोटल ATP कैसे बनेंगे। तो हम अगर बात करें सिर्फ नॉर्मल ग्लूकोज की, है ना, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन की। तो ग्लूकोज में जब मैंने आपको बताया था, तब बताया था कि टोटल आपके 4 ATP प्रोड्यूस होते हैं, 2 कंज्यूम हो जाते हैं, है ना। ये तो आपके प्रोड्यूस थे और ये आपके कंज्यूम थे। तो कितने हो गए आपके, 2 ATP का नेट प्रॉफिट हुआ है। बट ग्लाइकोजन में क्या होता है, 4 ATP प्रोड्यूस होते हैं और 1 ATP कंज्यूम होता है, तो यहाँ पे आपके 3 ATP प्रोड्यूस होते हैं। अब मैंने ये भी बताया था आपको कि 2 NADH भी तो मिले थे आपको।
एनएडीएच बेसिकली क्या करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, एनएडीएच यहाँ पे, एनएडीएच क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचता है। तो एनएडीएच जब यहां तक पहुंचेगा तो उसकी कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो कहा यह जाता है कि आपका एक एनएडीएच, मतलब अगर आपका एक एनएडीएच एक इलेक्ट्रॉन को लेके आ रहा है, तो ऑलमोस्ट वो कितने एटीपी बनाने की शक्ति दे रहा है, वो शक्ति दे रहा है 2.5 एटीपी बनाने की शक्ति। ठीक है ना। ये है आपका न्यू लिटरेचर। अगर ओल्ड लिटरेचर की बात करें तो एक एनएडीएच कितनी एनर्जी दे रहा है, 3 एटीपी की। ठीक है। अगर मैं इनको इनके साथ जोड़ूं तो न्यू लिटरेचर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कितने एटीपी मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको एटीपी मिलेंगे 2.5 एटीपी। दैट मीन दो एनएडीएच के कितने हो गए, 5 एटीपी। तो 5 + 2, 7 एटीपी फ्रॉम ग्लूकोज एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोजन में कितने हो जाएंगे, 8 एटीपी फ्रॉम न्यू लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू। ओल्ड लिटरेचर में आप 1 एटीपी और ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बात करते हैं क्रेब्स साइकिल की। क्रेब्स साइकिल में क्या बताया था मैंने, 6 एनएडीएच मिलते हैं, 2 एफएडीएच मिलते हैं। अगर मैं न्यू लिटरेचर के हिसाब से जाऊं तो 6 × 2.5 करूंगा और 2 × 2.5 करूंगा। 2 एटीपी मुझे ऑलरेडी मिले थे। ठीक है। इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, 15, 3 और 2, ये हो गए टोटल आपके 20 एटीपी। दैट मीन जब आपका पूरा एक पायरुवेट का मॉलिक्यूल क्रेब साइकिल में घूम जाएगा तब आपको 20 एटीपी मिलेंगे। और अगर आप कहेंगे कि सिर्फ आपका एक पायरुवेट मॉलिक्यूल क्रेब साइकिल में घूमा है तो 10 एटीपी। ठीक है। तो ये था आपका न्यू लिटरेचर के अकॉर्डिंग। अगर मैं ओल्ड लिटरेचर की बात करूंगा तो 6 × 3 कर दूंगा, 2 × 3 कर दूंगा और 2। तो ये हो जाएंगे आपके 18, 4 और 2 और 24 एटीपी अकॉर्डिंग टू द व्हाट, ओल्ड लिटरेचर। ठीक है। अच्छा, अगर 24 और 20 की बात करें, मतलब अगर ग्लाइकोलिसिस एनाएरोबिक प्लस एरोबिक, ये दोनों मुझे करने हैं। ठीक है ना। ग्लाइकोलिसिस में अगर मैं अब बात करता हूं पहले न्यू लिटरेचर से, तो न्यू लिटरेचर से मुझे मिले थे यहाँ पे 7 एटीपी प्लस दो एनएडीएच मुझे मिले थे कहाँ पे, जब मेरा पायरुवेट कन्वर्ट हुआ था लैक्टिक एसिड में, तब मुझे 2 एनएडीएच मिले थे क्योंकि यहाँ पे भी रिडक्शन हुआ था। तो 2 एनएडीएच की एनर्जी कितनी हो गई यहाँ पे, प्लस आपके 5 एटीपी फ्रॉम लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन से मिले थे। अच्छा, एरोबिक में कितने मिले नए उसमें, एरोबिक में हमें मिले 20 एटीपी। तो इसका अगर मैं टोटल करूंगा तो कितने हो जाएंगे, 7 + 5 + 20, 27 + 5 इज 32 एटीपी। अगर मैं ओल्ड लिटरेचर से जाऊंगा तो मुझे कितने मिले थे, 8 + 6 और यहाँ पे हो जाएंगे 24। ये हो जाएंगे मेरे 8 6 14 और 8 6 14, 14 और 24 हो गए आपके 38 एटीपी। राइट। तो नए और पुराने लिटरेचर में हम क्या करते हैं, अलग अलग से क्लासिफाई करते हैं कि कितने एटीपी मिल रहे हैं। अब आ जाते हैं आपके डाउट्स पे।